दो प्रेमियों को मिली प्यार करने की सबसे खतरनाक सजा। मनीष के पिता और दादा दोनों ही रेलवे कर्मचारी थे, इसलिए उसका जन्म और परवरिश आगरा की रेलवे कॉलोनी में हुई थी। उसकी 3 बहनें और एक छोटा भाई था। पिता नथुलाल रेलवे कर्मचारी थे ही, साथ ही मां विमलेश ने भी घर बैठे कमाई का अपना जरिया बना रखा था। वह आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले ट्रेन चालकों व गार्डों के लिए खाने के टिफिन पैक करके उन तक पहुंचाती थी। इससे उन्हें भी ठीक आमदनी हो जाती थी। मनीष समय के साथ बड़ा होता चला गया। इंटरमीडिएट करने के बाद वह रेलवे के ठेकेदारों के साथ कामकाज सीखने लगा। फिर रेलवे के एक अफसर की मदद से उसे मकानों की पुताई के छोटे मोटे ठेके मिलने लगे। देखते ही देखते उसने रेलवे की पूरी कॉलोनी में रंगाई पुताई का ठेका लेना शुरू कर दिया। वह ईमानदार था, इसलिए उसके काम से रेलवे अधिकारी भी खुश रहते थे। मोटी कमाई होने लगी तो मनीष के हाव भाव, रहन सहन, खान पान सब बदल गया। महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, नई नई बाइक पर घूमना मनीष का जैसे शौक था। 2 से 3 सालों में उसकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। वह जिस तरह कमा रहा था उसी तरह दान आदि भी करता। गांव में गरीब लड़कियों की शादी में वह अपनी हैसियत के अनुसार सहयोग करता था। मोहल्ले में भी वह अपने बड़ों को बहुत सम्मान करता था। इन सब बातों से वह गांव में सबका चहेता बना हुआ था। करीब 4 से 5 साल पुरानी बात है। मनीष का कामकाज जोरों पर चल रहा था। उसे रंगाई पुताई के कारीगरों की जरूरत पड़ी तो वह पास की ही बस्ती सोहल्ला पहुंच गया। वहां पता चला कि बंडा और मुन्ना नाम के दोनों भाई यह काम करते हैं। वह इन दोनों के पास पहुंचा और बातचीत करके अपने काम पर ले गया। मनीष को दोनों भाइयों का काम पसंद आया तो उनसे ही अपने ठेके का काम कराने लगा। वह उन्हें अच्छी मजदूरी देता था, इसलिए वे भी मनीष से खुश थे। धीरे धीरे मनीष का मुन्ना के घर पर भी आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान मनीष की आंखें मुन्ना की 17-18 साल की बहन माधवी से लड़ गई। माधवी उन दिनों 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। यह ऐसी उम्र होती है जिसमें युवक युवती विपरीत लिंगी को अपना दोस्त बनाने के लिए आतुर रहते हैं। माधवी और मनीष के बीच शुरू हुई बात दोस्ती तक और दोस्ती से प्यार तक पहुंच गई। फिर जल्दी ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी कायम हो गए। इस तरह करीब 4 सालों तक उनके बीच प्यार और रोमांस का खेल चलता रहा। माधवी भी अब इंटरमीडिएट में आ चुकी थी। प्यार के चक्कर में पड़कर वह अपनी पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, जिससे वह इंटरमीडिएट में एक बार फेल भी हो गई। उसके घर वालों को यह बात पता तक नहीं चली कि उसका मनीष के साथ चक्कर चल रहा है। माधवी सुबह साइकिल से स्कूल के लिए निकलती, लेकिन स्कूल जाने की बजाय वह एक नियत जगह पहुंच जाती। मनीष भी अपनी बाइक से वहां पहुंच जाता। मनीष किसी के यहां उसकी साइकिल खड़ी करा देता था। इसके बाद वह मनीष की बाइक पर बैठकर फुर्र हो जाती। स्कूल का समय होने से पहले वह वापस साइकिल उठाकर अपने घर चली जाती। उधर मनीष भी अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाता। वहां माधवी के भाइयों को पता भी नहीं चल पाता कि उनका ठेकेदार उनकी ही बहन के साथ मौज मस्ती करके आ रहा है। माधवी के पिता भूपाल सिंह गांव से दूध खरीदकर शहर में बेचते थे। वह बहुत गुस्सैल थे। आए दिन मोहल्ले में छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ना आम बात थी। झगड़े में उनके तीनों बेटे भी शरीक हो जाते थे, जिससे मोहल्ले में एक तरह से भूपाल सिंह की धाक जम गई थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मनीष के साथ इस परिवार के संबंध मधुर थे। मुन्ना और बंडा भी मनीष के घर जाने लगे। मनीष और माधवी एक दूसरे को दिलोजान से चाहते थे। उन्होंने शादी करके साथ साथ रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि उनकी जातियां अलग अलग थीं। दूसरे माधवी के पिता और भाई गुस्सैल स्वभाव के थे, इसलिए वे डर रहे थे कि घर वालों के सामने शादी की बात कैसे करें। लेकिन बाद में उन्होंने तय कर लिया कि उनके प्यार के रास्ते में जो भी बाधा आएगी उसका वह मिलकर मुकाबला करेंगे। माधवी जब घर पर अकेली होती तो मनीष को फोन करके घर बुला लेती थी। एक बार की बात है, उसके पिता ड्यूटी गए थे, भाई भी अपने काम पर चले गए थे और मां ड्राइवरों के टिफिन पहुंचाने के बाद खेतों पर गई हुई थी। माधवी के लिए प्रेमी के साथ मौजमस्ती करने का अच्छा मौका था। उसने उसी समय मनीष को फोन कर दिया तो वह माधवी के घर पहुंच गया। मनीष माधवी के घर तक अपनी बाइक नहीं लाया था।
वह उसे रेलवे फाटक के पास खड़ी कराया था। उस समय घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वे अपनी हसरत पूरी करने लगे। इत्तेफाक से उसी समय घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। उनके जहन से मौज मस्ती का भूत उड़न छू हो गया। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। तभी माधवी का नाम लेते हुए दरवाजा खोलने की आवाज आई। यह आवाज सुनते ही माधवी डर से कांपने लगी, क्योंकि वह आवाज उसके पिता की थी। वही उसका नाम लेकर दरवाजा खोलने की आवाज लगा रहे थे। माधवी पिता के गुस्से से वाकिफ थी, इसलिए उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। कमरे में भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मनीष को छिपाया जा सके। दरवाजे के पास जाने के लिए भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उधर उसके पिता दरवाजा खोलने के लिए बार बार आवाजें लगा रहे थे। दरवाजा तो खोलना ही था, इसलिए डरते डरते वह दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खुलते ही मनीष वहां से भाग गया। मनीष के भागते ही भूपाल सिंह को माजरा समझते देर नहीं लगी। वह गुस्से से बौखला गया। घर में घुसते ही उसने बेटी से पूछा कि मनीष यहां क्यों आया था। डर से कांप रही माधवी उसके सामने मुंह नहीं खोल सकी। तब भूपाल सिंह ने उसकी जमकर पिटाई की और सख्त हिदायत दी कि आइंदा वह उससे मिली तो वह दोनों को ही जमीन में जिंदा गाड़ देगा। शाम को जब भूपाल के तीनों बेटे कुंवर सिंह, मुन्ना व बंडा घर आए तो उसने उन्हें पूरा वाकया बताया। बेटों ने मनीष की करतूत सुनी तो वे उसी रात उसे जान से मारने उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भूपाल सिंह ने उन्हें गुस्से पर काबू कर ठंडे दिमाग से काम लेने की सलाह दी। इसके बाद बंडा व मुन्नालाल ने मनीष के साथ काम करना बंद कर दिया था। 15 दिनों बाद माधवी की बोर्ड की परीक्षाएं थीं, इसलिए उन्होंने माधवी पर भी पाबंदी लगाते हुए उसका स्कूल जाना बंद करा दिया। 4 महीने बीत गए। माधवी ने सोचा कि घर वाले इस बात को भूल गए होंगे, इसलिए उसने मनीष से फिर से फोन पर बतियाना शुरू कर दिया। लेकिन अब वह बड़ी सावधानी बरतती थी। लेकिन माधवी की यही सोच गलत निकली। उसे पता नहीं था कि उसके घर वाले मनीष को ठिकाने लगाने के लिए कितनी खौफनाक साजिश रच चुके हैं। योजना के अनुसार 28 जून 2014 को सुबह के समय बंडा ने मेज पर रखा माधवी का फोन फर्श पर गिराकर तोड़ डाला। माधवी को यह पता न था कि वह फोन जानबूझकर तोड़ा गया है। घंटे भर बाद बंडा उसके फोन को सही कराने की बात कहकर घर से निकला। इधर भूपाल सिन्हा ने यह कहकर अपनी पत्नी को मायके भेज दिया कि उसके भाई का फोन आया था कि वहां पर उसकी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। पिता के कहने पर मां के साथ माधवी भी अपने मामा के यहां चली गई। जाते समय भूपाल सिंह ने पत्नी से कह दिया था कि मायके में वह माधवी पर नजर रखे। उन दोनों के घर से निकलते ही बंडा घर लौट आया। उसने तब तक माधवी का सिम कार्ड निकालकर अपने फोन में डाल लिया। उसने माधवी के नंबर से मनीष को एक मैसेज भेज दिया। उसने मैसेज में लिखा कि आज घर पर कोई नहीं है। रात 8 बजे वह घंटे भर के लिए घर आ जाए। पैरमिका का मैसेज पढ़ते ही मनीष का दिल बाग बाग हो गया। उसने माधवी को फोन करना भी चाहा, लेकिन उसने इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि माधवी ने उसे मैसेज के अंत में मना कर रखा था कि वह फोन न करे। केवल रात में जरूर आ जाए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। रात 8 बजे मनीष दबे पांव माधवी से मिलने उसके घर पर पहुंच गया। घर का मुख्य दरवाजा भिड़ा हुआ था। दरवाजा खोल जैसे ही वह सामने वाले कमरे में गया, उसे पीछे से माधवी के भाइयों ने दबोच लिया। माधवी के भाइयों ने उसका मुंह दबाकर उसके सिर पर चारपाई के पाए से वार कर दिया। जोरदार वार से मनीष बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही उस पर उन्होंने लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी। उन्होंने उसके गुप्तांग को पैरों से कुचल दिया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने भी लगाना था। आपस में सलाह करने के बाद उसके शव को तलवार से नाभि के पास से 2 हिस्सों में काट डाला। करीब 4 घंटे तक मनीष की लाश उसी कमरे में पड़ी रही। लाश के टुकड़ों से खून निकलना बंद हो गया तो रात करीब 1 बजे झूठ की बोरी में दोनों टुकड़े भर लिए। उन्हें रेलवे लाइन पर फेंकने के लिए मुन्ना और बंडा बाइक से निकल गए। हत्या करने के बाद उसकी सभी जेबें खाली कर ली गई थीं ताकि पहचान न हो सके। उसके महंगे दोनों मोबाइल स्विच ऑफ करके घर पर ही रख लिए।
मुन्ना और बंडा जब लाश लेकर घर से निकल गए तो घर पर मौजूद भूपाल और उसके बेटे कुंवरपाल ने कमरे से खून के निशान आदि साफ किए। इसके बाद उन्होंने हत्या में प्रयुक्त हथियार मनीष के दोनों मोबाइल आदि को एक मालगाड़ी के डिब्बे में फेंक दिया। वह मालगाड़ी आगरा से कहीं जा रही थी। मनीष की जेब से मिले कागजों और पर्स को भी उन्होंने जला दिया। मुन्ना और बंडा लाश को सोहल्ला रेलवे फाटक से करीब आधा किलोमीटर दूर आगरा ग्वालियर रेलवे ट्रैक पर ले गए। बाइक रोककर ये लोग मनीष के शव को बोरे से निकालकर मुख्य लाइन पर फेंकना चाह रहे थे। तभी उन्हें सड़क पर अपनी ओर कोई वाहन आता दिखाई दिया। तब तक वे शव को बोरे से निकाल चुके थे। उन्होंने तुरंत लाश के दोनों टुकड़े लाइन पर डाल दिए और बोरी उठाकर वहां से भाग निकले। दोनों भाइयों ने रास्ते में एक खेत में वह बोरी जला दी और घर आ गए। घर आकर मुन्ना व बंडा ने खून के निशान वाले कपड़े नहा धोकर बदल लिए। जब उन्होंने शव को पास की ही रेलवे लाइन पर फेंकने की बात अपने पिता को बताई तो भूपाल ने माथा पीट लिया। वह समझ गया कि लाश पास में ही डालने की वजह से उसकी शिनाख्त हो जाएगी और पुलिस उनके घर पहुंच जाएगी। इसलिए सभी लोग घर का ताला लगाकर रात में ही 2 बाइकों पर सवार होकर वहां से भाग निकले। घर से भागकर वे चारों माधवी व उसकी मां के पास पहुंचे। वहां पर भूपाल सिंह ने पत्नी को सारा वाकया बताया तो वह भी डर गई। उसे पति व बेटों पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन अब होना भी क्या था, अब तो बस पुलिस से बचना था। वे चारों वहां से भागकर आगरा के पास धौलपुर स्थित एक परिचित के यहां पहुंचे, लेकिन पुलिस के लंबे हाथों से बच नहीं सके। सर्विलांस टीम की मदद से वे पुलिस के जाल में फंस ही गए। हत्या में माधवी का कोई हाथ नहीं था, इसलिए उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया। पूछताछ के बाद सभी हत्यारोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक सभी हत्यारोपी जेल की सलाखों के पीछे थे। सुबह करीब 5:30 बजे आगरा के पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली कि आगरा ग्वालियर की अपलाइन रेल पर शाहगंज और सदर बाजार के बीच में एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है। सूचना शाहगंज और सदर बाजार के बीच होने की मिली थी। यह बात मौके पर जाकर ही पता चल सकती थी कि घटना किस थाने में आती है। इसलिए नियंत्रण कक्ष द्वारा इत्तला शाहगंज व सदर बाजार दोनों थानों को दे दी गई खबर मिलने के बाद दोनों थानों की पुलिस के साथ साथ थाना राजकीय रेलवे पुलिस आगरा छावनी की पुलिस टीम भी वहां पहुंच गई। पुलिस को रेलवे लाइनों के बीच एक युवक की लाश 2 टुकड़ों में पड़ी मिली। यह 25 जुलाई 2014 की बात है। सबसे पहले पुलिस ने यह देखा कि जिस जगह पर लाश पड़ी है वह क्षेत्र किस थाने में आता है। जांच के बाद यह पता चला कि वह क्षेत्र थाना सदर की सीमा में आता है। रेलवे लाइनों में लाश पड़ी होने की सूचना पाकर आसपास के गांवों के तमाम लोग वहां पहुंच गए। लोगों ने उसकी शिनाख्त करते हुए कहा कि मरने वाला युवक शिवनगर के रहने वाले नत्थूलाल का बेटा मनीष है। लोगों ने जल्द ही मनीष के घर वालों को खबर कर दी तो वे भी रोते बिलखते वहां पहुंच गए। जवान बेटे की मौत पर वे फूट फूट कर रो रहे थे। सदर बाजार के थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने एएसपी डा राम सुरेश यादव, एसपी सिटी समीर सौरभ और एसएसपी शलभ माथुर को भी घटना की जानकारी दे दी तो वे भी घटनास्थल पर पहुंच गए। जिस तरीके से वहां लाश पड़ी थी देखकर पुलिस अधिकारियों को मामला आत्महत्या का नहीं लगा, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हत्या कहीं और करके लाश ट्रैक पर डाल दी हो ताकि उसकी मौत को लोग हादसा या आत्महत्या समझे। कपड़ों की तलाशी ली तो पैंट और कमीज की जेबें खाली निकली। मनीष के घर वालों ने बताया कि उसके पास 2 मोबाइल फोनों के अलावा पर्स में पैसे व वोटर आईडी कार्ड और जेब में छोटी डायरी रहती थी जिसमें वह लेबर का हिसाब किताब रखता था। इससे इस बात की पुष्टि हो रही थी कि किसी ने हत्या करने के बाद उसकी ये सारी चीजें निकाल ली होंगी ताकि इसकी शिनाख्त नहीं हो पाए। पुलिस ने नत्थूलाल से प्रारंभिक पूछताछ कर मनीष की लाश का पंचनामा तैयार करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और नत्थूलाल की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच थाना प्रभारी सुनील कुमार ने संभाल ली। एसएसपी शलभ माथुर ने जांच में क्राइम ब्रांच को भी लगा दिया।
थाना प्रभारी ने सबसे पहले मनीष के घर वालों से बात करके यह जानने की कोशिश की कि उसका किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी तो नहीं थी। इस पर नत्थूलाल ने बताया कि मनीष पुताई के काम का ठेकेदार था। वह बहुत शरीफ था। मोहल्ले में वह सभी से हंसता बोलता था। उनसे बात करने के बाद पुलिस को यह लगा कि उसकी हत्या के पीछे पुताई के काम से जुड़े किसी ठेकेदार का तो हाथ नहीं है, या फिर प्रेम प्रसंग के मामले में किसी ने उसकी हत्या कर दी। इसी तरह कई दृष्टिकोणों को लेकर पुलिस चल रही थी। अगले दिन पुलिस को मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। पुलिस को शक हो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वह सही साबित हुआ, यानी मनीष ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी सभी पसलियां टूटी हुई थीं, उसके दोनों फेफड़े फट गए थे, गुप्तांगों पर भी भारी वस्तु से प्रहार किया गया था। इसके अलावा उसके शरीर पर घाव के अनेक निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई कि मनीष की हत्या कहीं और की गई थी और हत्यारे उससे गहरी खुंदक रखते थे। तभी तो उन्होंने उसे इतनी बेरहमी से मारा। मनीष के पास 2 महंगे मोबाइल फोन थे जो गायब थे। पुलिस ने उसके फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उससे पता चला कि उनकी की अंतिम लोकेशन सोहल्ला बस्ती की थी। इस बारे में उसके पिता नत्थू सिंह से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि सोहल्ला बस्ती में मनीष का कोई खास यार दोस्त तो नहीं रहता। उन्होंने यह जरूर बताया कि मनीष के 2 कारीगर मुन्ना और बंडा इस बस्ती में रहते हैं। वह उनके पास अक्सर जाता रहता था। मनीष की कॉल डिटेल्स पर नजर डाल रहे एएसपी डा रामसुरेश यादव को एक ऐसा नंबर नजर आया था जिससे अक्सर रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच लगातार बातचीत की जाती थी। जिस नंबर से उसकी बात होती थी, बाद में पता चला कि वह नंबर माधवी नाम की किसी लड़की की आईडी पर लिया गया था। जांच में लड़की का नाम सामने आते ही पुलिस को केस सुलझता दिखाई दिया, क्योंकि मुन्ना और बंडा उसके भाई थे। एसएसपी को जब इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने माधवी और उसके भाइयों से पूछताछ करने के निर्देश दिए। एक पुलिस टीम फौरन माधवी के घर दबिश देने निकल गई, लेकिन घर पहुंचकर देखा तो मुख्य दरवाजे पर ताला बंद था, यानी घर के सब लोग गायब थे। माधवी के पिता भूपाल सिंह, भाई और अन्य लोग कहां गए? इस बारे में पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जता दी। पूरे परिवार के गायब होने से पुलिस का शक और गहरा गया। किसी तरह पुलिस को भूपाल सिंह का मोबाइल नंबर मिल गया। उसे सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन आगरा के नजदीक धौलपुर गांव की मिली। पुलिस टीम वहां रवाना हो गई। फोन की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने माधवी, उसके पिता भूपाल सिंह, 3 भाइयों कुंवरपाल सिंह, बंडा और मुन्ना को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर उन सबसे मनीष की हत्या के बारे में पूछताछ की तो भूपाल सिंह ने स्वीकार कर लिया कि मनीष की हत्या उसने ही कराई है। उसने उसकी हत्या की। जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली।